नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु। हम लोग अभी तक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट की, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। चैप्टर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ठीक है, तो प्लीज आप यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यह चैप्टर जो पर्टिकुलर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है इंटरमीडिएट की। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जान होती है। ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एग्जाम में आपका डेफिनेट है, इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, यह पक्का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे यह है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आगे आने जो भी हमें करना है, ठीक है, यदि हमें बीएससी करना है या जो भी प्रिपरेशन करना है, मेडिकल नीट जे जो भी एग्जाम देना, वहां पे यह चीज जरूर आपको काम देगी। दूसरी चीज, मेरे साथ यदि आप वीडियो बने रहते हैं, वीडियो को देखते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तो मैं चीजों को एकदम से क्लियर करके बताता हूं। जितना आपको इंपॉर्टेंट है बस वो चीज, और जो आपके एग्जाम में है वो चीज पे मैं स्पेशल फोकस करके बताता हूं। तो मेरे पढ़ाए हुए से आपको क्या है कि अगर यदि आप एक बार वीडियो को देखते हैं, ठीक है, दोबारा से जाकर के अपना प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो आपको फिर से ना तो कोई नोट्स की जरूरत है, कहीं और जाकर के आप नोट्स इकट्ठा करिए, या इसकी भी जरूरत नहीं है कि आप जो है विभिन्न कोचिंगों में जाकर के एडमिशन लें। मेरे साथ सिर्फ आप बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप दो बार यदि इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज, यह कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों आपको। ठीक है, तो रटा नहीं रहे हैं हम, चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, यदि आप कोई चीज समझ करके करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने के बाद उसको फॉलो करेंगे, तो वो चीज आप कभी भी, चाहे आज आपका एग्जाम हो चाहे 6 महीने बाद हो, ठीक है, आप कभी भी आपसे पूछा जाए आपको वो चीज याद रहेगी। लेकिन यदि आप रटते हैं तो चीज आज तो आपको याद रहेगी, लेकिन 10 दिन बाद भूल जाएगी। और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट रट करके याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक हमारे यहाँ कहावत है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर चटो सवेरे सफा है। ठीक है, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये सब सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री और केमिस्ट्री, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आज हम लोग हेलो एरीन की जो रासायनिक क्रियाविधि देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने नाभिक प्रतिस्थापन देख लिया था, नाभिक रागी प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया को देख लिया था। एक थर्ड टाइप इसमें बचा था, धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, तो हम लोग आज इसको धातुओं के साथ क्रिया पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा बचता है पॉली हेलोजन का। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का, तो हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ दोस्तों, 10 पार्ट में है। ठीक है, टोटल वीडियो 10 पार्ट में है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जिसको मैं आपको बस ओरली लेक्चर देता और खत्म हो जाता। ठीक है, यह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए। ठीक है, आपको इस सारे सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का नोट्स भी जल्दी ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोजन की रासायनिक क्रियाविधि। और इसके दो क्रियाविधि, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पहला बताया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरा आपका था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, इसका पहला है धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, तो धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो ये वुड फिटिंग रिएक्शन देता है। क्या पहला जो रिएक्शन है, पहली जो अभिक्रिया है वो वुड फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, पहली अभिक्रिया है। इसमें आपका क्या होता है, जो आपका एरिल हैलाइड है, जो आपका क्या है हेलो एरीन है, वह आपका हेलो एल्केन के साथ क्रिया करता है। आपका हेलो एरीन व हेलो एल्केन जो है वह आपस में मिक्स होकर के जो सोडियम है उसके साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर में। ठीक है, कहां पे, शुष्क ईथर में सोडियम से क्रिया करेगा। मतलब आपका हेलो एरीन व हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एरीन व हेलो एल्कीन व
सॉरी हेलो एरिन व हेलो एल्केन का जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर क्रिया करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ। कहां पे, शुष्क ईथर में क्रिया करेगा। ठीक है, शुष्क ईथर में क्रिया करके क्या बनाता है, आइए हम लोग रिएक्शन करा करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारा क्या होगा, जो हमारा हेलो एरिन होगा, ठीक है, हेलो एरिन जो होगा वह क्रिया करेगा किसके साथ, किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। ठीक है, और सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। किसके, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हमारा हेलो एल्कीन व सॉरी हेलो एरिन व हेलो एल्केन का जो मिक्सचर होता है सोडियम के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका बनाएगा जो कंपाउंड बन करके आएगा, जो प्रोडक्ट बन करके आएगा आपका, वो आएगा प्लस, प्लस आपका आएगा NaX। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब आपका हेलो एरिन क्रिया करेगा हेलो एल्केन्स के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, किसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो आपका बनाएगा एल्किल एरीन। क्या बनाएगा, एल्किल एरीन। ये क्या है आपका, एल्किल एरीन। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे आप, एल्किल एरीन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एल्किल एरीन। बात समझ में आई। जब आपका हेलो एरीन व हेलो एल्केन का मिक्सचर सोडियम के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके हेलो एल्केन व हेलो एरीन का जो मिक्सचर है वो बनाएगा एल्किल एरीन। क्या बनाएगा, एल्किल एरीन बनाएगा। जो आपका मुख्य प्रोडक्ट बनता है एल्किल एरीन, और इसके साथ सोडियम आपके हाइलाइट होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो इस अभिक्रिया को आप नाम देते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। या धातुओं के साथ क्रिया कर रहा है ना, धातु ये है आपका। ठीक है, धातु के साथ हेलो एरीन क्रिया करके क्या बना रहा है आपका, एल्किल एरीन बना रहा है। बात समझ में आई। तो यह है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अगली है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। क्या है अगली आपकी, फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी धातुओं के साथ अभिक्रिया में आपका क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप नाम देते हैं फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपका जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, सॉरी हेलो एरीन है। ठीक है, हेलो एरीन जो है दोस्तों, आपका जो हेलो एरीन है इसमें, ये आपका क्या हो गया, हेलो एरीन हो गया। ठीक है, हेलो एरीन क्या करेगा, सोडियम के साथ क्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों, सोडियम के साथ क्रिया करेगा। कैसे करेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कब, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका हेलो एरीन क्रिया करेगा सोडियम से और बनाएगा कुछ इस टाइप का। क्या बनाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, जिसको आप नाम क्या देंगे, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप नाम देते हैं डाईफेनिल का। क्या नाम देते हैं, डाईफेनिल। क्या नाम देंगे, डाईफेनिल का नाम देंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में यदि लिखा जाए, आपसे पूछा थ्योरी क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें जो हमारा हेलो एरीन है वह जो है, ठीक है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया करके अपने सजातीय यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सजातीय यौगिक का निर्माण करता है। मतलब इसका जो है
सजातीय यौगिक का निर्माण कर रहा है। देखिए यहां से आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोएरिन आपने लिया, सोडियम के साथ इसका क्रिया कराया, ठीक है, इसका सोडियम के साथ क्रिया कराया और यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। अब जो आप अगला प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, बाई जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वह कैसा है, इसका सजातीय है ना भैया, ये भी हेलोएरिन था, ठीक है। जब यह हेलोएरिन क्रिया किया, ठीक है, किसके साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जो ये दोनों आपके यौगिक मिल रहे हैं, दोनों क्या है, एक समान, इसलिए इसको सजातीय यौगिक बोला जाता है। तो सजातीय यौगिक देता है, उसके साथ सोडियम के हैलाइड निकल जाते हैं, तो इस कंपाउंड को आप नाम देंगे क्या, डाईफेनिल का, क्या नाम देंगे, डाईफेनिल का नाम देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपके हेलोएरिन की रासायनिक क्रिया विधि। बात समझ में आई। देखिए पहली अभिक्रिया आपको है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जहां पे आपका हेलोएरिन व हेलोएल्केन का मिक्सचर किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, और बना क्या रहा था, एल्किल एरीन बना रहा था, एल्किल एरीन बना रहा था, ठीक है। इसको हम बोल लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन फिटिंग अभिक्रिया में क्या आपका हेलोएरिन सोडियम के साथ रिएक्शन करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और सजातीय यौगिक का निर्माण करता है, और यहाँ पे जो यौगिक बना उसको आपने नाम दिया डाईफेनिल का, ठीक है। यह आपका हो गया हेलोएरिन की रासायनिक क्रिया विधि। बात समझ में आई। अब आता है पॉलीहाइड्रोजन यौगिक। अब आपका क्या आता है, इसको फिटिंग अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब आपका अगला है पॉलीहाइड्रोजन यौगिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको धातुओं के साथ हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोजन यौगिक देखते हैं। पहले देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है क्या। पॉलीहाइड्रोजन यौगिक दोस्तों नाम से ही जग जाहिर है, ठीक है। हमने आपको बताया था, नाम को तोड़ दीजिए। पॉली मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, बात समझ में आई। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन समूह, ठीक है। अब इसका मतलब यह हो गया जब एक से अधिक हाइड्रोजन, जब एक से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित किसी यौगिक में, सामान्यतः किसी यौगिक में एक से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक, ठीक है। जब एक से अधिक, जब एक से अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सामान्यतः किसी यौगिक में उपस्थित हो, किसी यौगिक में उपस्थित हो, कहां पर उपस्थित हो, किसी यौगिक में, जब जो है सामान्यतः एक से अधिक हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो, उपस्थित हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोजन यौगिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है वह मुख्यतः आपके कृषि में, ठीक है, या औद्योगिक जो आपके क्षेत्र है वहां पर ये काम आते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, कहां पर, एक तो आपके औद्योगिक क्षेत्रों में, दूसरा कृषि के क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपके इस पॉलीहाइड्रोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है उनका नाम हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसका, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कौन से पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। जब एक से अधिक हाइड्रोजन समूह, ठीक है, या हाइड्रोजन सामान्यतः किसी यौगिक में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक बोलते हैं। पहला आपका है डाइक्लोरोमेथेन का, पहला नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। पहला नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन। इसको हम बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड, क्या बोलते हैं, मेथिलीन
इसको क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। बात समझ में आई, क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलिए आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे आपका कह रहा है डाइक्लोरोमेथेन, इसका मतलब मेथेन आप बनाइए, उसमें दो जो है क्या लगा दीजिए, क्लोरीन समूह जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोमेथेन। बात समझ में आई, यह क्या है आपका डाइक्लोरोमेथेन। दोस्तों जो आपका ये डाइक्लोरोमेथेन होता है, ठीक है, इसका अत्यधिक प्रयोग जो होता है विलायक के रूप में, किसके रूप में, इसका अत्यधिक प्रयोग जो है विलायक के रूप में, विलायक, या इसको पेंट अपचायक के रूप में, पेंट के अपचायक के रूप में, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, विलायक के रूप में कर लेते हैं, पेंट के अपचायक के रूप में कर लेते हैं, और कहां पर करते हैं इसका प्रयोग, विभिन्न अन्य स्थानों पर कर लेते हैं, ठीक है। यह जो होता है, यह जो क्या है डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। यह जो होता है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को, मुख्य तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अगर इसकी मात्रा आपके अल्प मात्रा आपके वायु में मिल जाए, किसमें, वायु में इसकी अल्प मात्रा मिल जाए, ठीक है, तो यह क्या करता है, आंखों को, मतलब जो दृश्य क्षमता आपकी है उसको क्षीण करता है और श्रवण क्षमता को क्षीण करता है, ठीक है। कौन, यह डाइक्लोरोमेथेन यदि वायुमंडल में, मतलब या तो हवा में आपके मिल जाए तो क्या करेगा, जिस एरिया के हवा में मिलेगा वहां के लोगों में यह श्रवण शक्ति को क्षीण करेगा और दृश्य शक्ति को क्षीण करेगा, जब कम मात्रा में मिलता है। लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में मिलता है तो मिचली आएगी, चक्कर आएगा, बेहोशी आएगी, ठीक है। तो विभिन्न हमें जो है परेशानियां, मानव जात को विभिन्न प्रकार की हानि हो सकती है, किससे, डाइक्लोरोमेथेन से। इसको आप बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरी एक चीज और है कि हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं वह जो है कैसी पड़ जाती हैं, एकदम से सुसुप्त पड़ जाती हैं, ठीक है। मतलब मिचली आएगी, चक्कर आएगा, बेहोशी आ सकती है, और हाथ पैर की अंगुलियां जो है कैसी हो सकती है, एकदम से सुसुप्त अवस्था में जा सकती है। बात समझ में आई। ये कब, जब यह डाइक्लोरोमेथेन ज्यादा मात्रा में आपके वायु में मिली रहेगी। जब कम मात्रा मिली रहेगी तो सिर्फ ये श्रवण और दृश्य शक्ति को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, डाइक्लोरोमेथेन के बाद जो हमारा अगला है वह है ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला हम लोग देखते हैं पॉलीहेलोजन यौगिक में ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका आप लोग नाम देते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका सामान्य नाम आप लोग देते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और Cl3, ठीक है। यहां से आप 3 क्लोरीन जोड़ दीजिए, ठीक, कार्बन से। CH Cl3 क्या होता है, CH Cl3 होता है इसका फार्मूला, ठीक है। जो आपका डाइक्लोरोमेथेन अथवा क्लोरोफॉर्म होता है, इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में पहले शल्य चिकित्सा के दौरान किया जाता था। कहां किया जाता था, शल्य चिकित्सा के दौरान इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, ठीक है। लेकिन यह क्या था, बहुत ही विषैला था, ठीक है, हानिकारक था, इसलिए बाद में इसका प्रयोग बंद कर दिया गया और वर्तमान में इसके स्थान पर हम ईथर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईथर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह जो है आजकल हम लोग इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईथर का प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। पहले शल्य चिकित्सा में इसका हम प्रयोग करते थे, क्या करने के लिए, निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए। निश्चेतक का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, बेहोश करना, ठीक है। जब डॉक्टर सर्जरी करता था, ठीक है,
तो सर्जरी करने से पहले एक एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर क्या करते थे, यही क्लोरोफॉर्म पहले देते थे, जिसके द्वारा जो है उसको पेशेंट को बेहोश किया जाता था। लेकिन इसका जो है साइड इफेक्ट ज्यादा है, यह ज्यादा हानिकारक है। तो इसके हानिकारक प्रभाव को जब देखा गया तो बाद में क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया किसके द्वारा, ईथर के द्वारा। तो आजकल जो है हम लोग ईथर का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर जो है, हम लोग नहीं मतलब डॉक्टर ईथर का प्रयोग करते हैं शल्य चिकित्सा में, ठीक है, जो इसके तुलना में बहुत ही कम हानिकारक है, लेस टॉक्सिक है। बात समझ में आई? अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि इसका प्रयोग जो है वो फ्रेयान प्रशीतक बनाने में होता है। फ्रेयान प्रशीतक बनाने में इसका प्रयोग होता है, फ्रेयान प्रशीतक, ठीक है, फ्रेयान प्रशीतक इस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं R22 बोला जाता है। इसको बनाने में भी आप जो है फ्रेयान प्रशीतक बनाने में भी आपका क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये अभी जो मुख्य रूप से इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म का गया है, इसी को बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात जो है इसमें यह है कि यदि जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसको सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाता है वो किसको, तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है। इसी वजह से इसका जो है साइड इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और, जो अगली चीज है, मतलब जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम लोग कैसे रखते हैं, वायु से बचा करके रखते हैं। रंगीन बंद बोतलों में वायु से बचा करके रखते हैं। कहां पे, रंगीन बंद बोतलों में हम इसको जो है पूरा भर करके वायु से बचा करके रखते हैं। यदि जो हमारा यह है जो क्लोरोफॉर्म है, यदि यह जो है हम लोग धूप से या प्रकाश से रिएक्शन कर लिया, अंधेरे में रखते हैं ना, रंगीन बंद बोतलों में, ठीक है, पूरा भर करके अंधेरे में रखा जाता है। यदि हमारा ये प्रकाश से रिएक्शन कर लेगा तो फास्जीन नामक एक विषैली गैस बनाता है। जो फास्जीन जो कहती है विषैली गैस होती है, जो जानलेवा होती है, ठीक है। कैसे रिएक्शन करता है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आजकल इसको फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कैसे जो है ये फास्जीन गैस बनाता है। देखिए, आपके क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3, ठीक है। इसने क्या किया, वायु से क्रिया किया, किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर लिया, और बना क्या रहेगा, COCl2 बना लेगा। क्या बना लेगा, COCl2, जिसको आप बोलते हैं फास्जीन। क्या बोलते हैं, फास्जीन या फास्जीन बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ HCl गैस भी निकल जाता है, ठीक है। HCl यहाँ से एक H और एक Cl यहाँ से निकल गया, बाकी बना COCl2, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, COCl2, इसको बोलते हैं आप फास्जीन गैस बोलते हैं, ठीक है। अब फास्जीन गैस को आप वैसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है। इसका एक अन्य जो दूसरा नाम है वो क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। यह आपका कब बनता है, जब आपका क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया कर लेता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, आपने पढ़ लिया ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ लिया इसके पहले आपने पढ़ा था क्या, डाइक्लोरोमेथेन का, ठीक है। अब आप लोग पढ़िएगा ट्राइआयोडोमेथेन। क्या पढ़ेंगे, ट्राइआयोडोमेथेन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ट्राइआयोडोमेथेन क्या है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। क्या है, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है। अभी आपसे 2 साल पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को रंगीन बंद बोतलों में क्यों रखते हैं। क्यों इसलिए रखते हैं भैया, क्योंकि यह जो है रंगीन बंद बोतल में यदि अंधेरे में नहीं रखा जाएगा तो यह वायु से क्रिया कर लेता है प्रकाश की उपस्थिति में, और फास्जीन गैस बनाता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है। अगला आपका है ट्राइआयोडोमेथेन। अगला क्या है,
ट्राई आयोडो मेथेन, ट्राई आयोडो मेथेन। इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका C, ठीक है, और इस पर 3 आयोडीन जुड़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा CH, ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो पूर्तिरोधी के रूप में, किसमें, पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी, या इसको आप बोलते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये किसमें प्रयोग किया जाता है, पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आपका क्या है, ट्राई आयोडो मेथेन, ठीक है। तो इसका जो पूर्तिरोधी गुण होता है, ठीक है, वह जो ट्राई आयोडो मेथेन का जो पूर्तिरोधी गुण होता है वह आयोडो के कारण नहीं होता, बल्कि मुक्त आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। इसी वजह से यह जो ट्राई आयोडो मेथेन है यह बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है। कैसा गंध, इसमें जो तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता था, ठीक है, गंध युक्त होता था। इसी वजह से इसको जो है हम लोगों ने इसका जो है पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग करना बंद कर दिया और आयोडीन के मिश्रण वाला एंटीसेप्टिक यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम लोग इसका पहले प्रयोग करते थे पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो है जब हमने देखा, बाद में स्टडी किया, तो पता चला कि इसका जो पूर्तिरोधी गुण है वो मुक्त आयोडीन के कारण होता है, ना कि जो है इसके आयोडो के कारण होता है, ठीक है। तो बाद में हमने इसके तीक्ष्ण गंध के कारण जो है इसको हटा करके जो है पूर्तिरोधी के रूप में मुक्त आयोडीन युक्त यौगिक का प्रयोग करना चालू कर दिया। अगला आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका तीसरा था। अब आपका आ गया चौथा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको कहते हैं CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इसका एक और नाम है, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम है, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भैया, आइए देख लेते हैं। ये आपका चारों वैलेंसी कार्बन की क्लोरीन से फिलअप कर दी जाए, ठीक है, चारों वैलेंसी कार्बन की क्लोरीन से फिलअप कर दी जाए तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन बन जाएगा, ठीक है। इसका उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में प्रशीतक बनाने में तथा एरोसॉल कैन के लिए, ठीक है, एरोसॉल कैन तथा प्रशीतक बनाने में किया जाता था। जो इसका अत्यधिक उत्पादन प्रशीतक तथा एरोसॉल कैन बनाने में किया जाता था, ठीक है, एरोसॉल कैन बनाने में, ठीक। तो इसका जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका जो मैक्सिमम यूज किया जाता था प्रशीतक अथवा तथा एरोसॉल कैन बनाने में किया जाता था, ठीक है। अच्छा, इसका एक जो अन्य मतलब जो अन्य रसायन उत्पाद में जो है 1960 तथा में, ठीक है, इसका जो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायन में जो है 1960 तथा मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका जो हम लोग प्रयोग करते थे प्रशीतक तथा एरोसॉल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो यौगिक होते हैं उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता था। तो ये विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विलायक के रूप में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसका औषध उत्पादन है, ठीक है, इसका जो उपयोग किया था विलायक के रूप में, इसके साथ साथ औषध के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, औषध के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो 1960 के मध्य तक
यह मतलब 1960 के मध्य तक, 1960 के मध्य तक यह जो है कारखानों से ग्रीस, कारखानों में जो है, कारखानों में ग्रीस हटाने में, ग्रीस तो आप लोग समझते हैं ना, ग्रीस जो गाड़ियों में लगाया था वो ग्रीस को हटाने में, ग्रीस हटाने में, ठीक। इसके अलावा कहां पे प्रयोग किया जाता था? घरों में दाग धब्बे को हटाने में, घरों में दाग धब्बा हटाने में प्रयोग किया जाता था। मतलब इसका प्रयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग आप 1960 तक जो है कारखानों में ग्रीस हटाने, घरों में दाग धब्बे हटाने तथा जो है अग्निशामक के रूप में, कहां पर? अग्निशामक, ठीक है, मतलब आग बुझाने वाली के रूप में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला, बाद में, ठीक है, बहुत बाद में पता चला कि यह जो है मनुष्यों में कैंसर, यकृत का कैंसर, ठीक है, लीवर कैंसर जिसको आप बोलते हैं, यकृत कैंसर भी उत्पन्न कराता है, मतलब यकृत कैंसर का कारण भी हो सकता है, ठीक है, यह जो है यकृत कैंसर का कारण भी हो सकता है, ठीक। तो यह का पता चला बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो इसका जो पता चला कि जो है यह यकृत कैंसर का कारण हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से इसका प्रयोग जो है हम लोगों ने करना बंद कर दिया, ठीक। इसकी जो अधिकता से सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, ठीक है, हृदय गति जो है परिवर्तित हो जाती, मतलब धड़कना बंद भी हो सकता था, चक्कर आने लगता था, ठीक है। और यह बताया गया बाद में जब इस पे स्टडी की गई, हमने बताया 1960 तक यह कारखानों में ग्रीस को हटाने में, इसके बाद घरों में, ठीक है, दाग धब्बों को हटाने में यह अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता था। औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था, विलायक तो अच्छा था ही था, प्रशीतक तथा एरोसॉल बनाने में वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बाद में जब इस पर ज्यादा स्टडी की गई तो पता चला कि यह लीवर कैंसर का कारक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्रयोग हमने जो है यहाँ सब करना बंद कर दिया और इसका वर्तमान में प्रशीतक तथा एरोसॉल कैन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अगला है आपका फ्रेयान। अगला क्या है आपका? फ्रेयान। अगला क्या है आपका? फ्रेयान। चलिए देखते हैं फ्रेयान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही बता दिया था कि हम वही पढ़ाएंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि ये सब कृषि के क्षेत्र में तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जो है यूज किए जाते हैं। ऐसे ये जो है ऐसे पॉलीहाइड्रोजन यौगिक हैं ये, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं फ्रेयान को, ठीक है। कौन सा? फ्रेयान को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जो हमारा फ्रेयान होता है यह क्या होता है? मेथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव, ये क्या होते हैं? इसके क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन है? फ्रेयान। बात समझ में आई? अच्छा, यह जो है अत्यधिक स्थायी तथा निष्क्रिय, क्या होता है? स्थायी तथा निष्क्रिय और नॉन टॉक्सिक भी होता है। यह अत्यधिक स्थायी, अत्यधिक स्थायी, ठीक, कामा निष्क्रिय, निष्क्रिय। इसके बाद नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक। बात समझ में आई? इसके अलावा जो आपका एक कोरोजन होता है तो नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव होता है। इसका मतलब क्या है कि यह ज्यादा जहरीला नहीं है, ठीक है। नॉन कोरोसिव का मतलब हो गया यह जो है क्षरित नहीं होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नॉन कोरोसिव भी होता है
और आसानी से द्रवित भी हो जाता है। ठीक है, यह जो है आसानी से द्रवित भी हो जाता है। आसानी से द्रवित होने वाला क्या है? आसानी से द्रवित होने वाला गैस है। क्या है? गैस है। जो आपका फ्रेयान है वह मीथेन, एथेन, ठीक है, के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। यह अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव तथा आसानी से द्रवित होने वाला क्या है? गैस होता है। बात समझ में आई? तो ठीक है, ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। फ्रेयान 12 जो है, ठीक है, फ्रेयान 12 का उपयोग हम लोग उद्योगों में प्रयोग करते हैं। फ्रेयान 12 होता क्या है? फ्रेयान 12, ठीक है, फ्रेयान 12 का प्रयोग हम लोग उद्योगों में करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CF2Cl2, ठीक है, मतलब मीथेन के क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो मीथेन आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? औद्योगिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपका है DDT। क्या है अगला? DDT। बात समझ में आई? तो DDT जो है, DDT मतलब इसका फुल फॉर्म होता है पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। क्या होता है? पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। यह क्या होता है? बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम लोगों ने बहुत पहले किया। ठीक है, बहुत सारे देशों में, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। लगभग 1973 के आसपास इसको क्या किया गया था? बैन किया गया था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अगला क्या है? DDT। हमारा ये छठवां है DDT। इसका फुल फॉर्म है पैरा पैरा डाई क्लोरो पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक, इसका जो आप संरचना बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगी दोस्तों। इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका, ठीक है, इस प्रकार से आप जो है, यह आपका एक बेंजीन रिंग हो गया, यह आपका दूसरा बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ आपका आकर के कार्बन से अटैच हो गया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। बात समझ में आई? तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक, यह जो है आपका क्या है? DDT की संरचना है। क्या है? DDT की संरचना है। ठीक है, तो जो प्रथम क्लोरीनीकृत यौगिक था, ठीक है, जो प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी था, उसका जो हम लोगों ने प्रयोग जो है 1873 में बनाया था। 1873 में हम लोगों ने प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक यौगिक बना, जिसका प्रयोग हमने कैसे किया? कीटनाशी के रूप में किया। कीटनाशी के रूप में किया। ठीक है, तो कीटनाशी के रूप में इसका जो प्रयोग हमने किया था, वह जो प्रयोग प्रथम बार हमने इसको क्लोरीनीकृत कार्बन कीटनाशी का प्रयोग 1873 में हमने इसका जो है बनाया था। लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में, ठीक है, 1939
1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में, किसमें? गिगी औषधालय में, मतलब इस चिकित्सालय में 1939 में, किसमें? 1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में, ठीक है। जो स्विस एक वैज्ञानिक थे पाल मूलर, ठीक है, क्या नाम था उनका? पाल मूलर, ठीक है। पाल मूलर ने इसके कीटनाशी गुण की जो है खोज की थी। कीटनाशी गुण की खोज 1839 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में, ठीक है, पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया, इसके गुण का पता लगाया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस खोज के लिए, ठीक है, इस खोज के लिए इसके बाद हम लोगों ने खूब प्रयोग किया, ठीक है। तो 1948 में पाल मूलर साहब को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला। मतलब नोबेल प्राइज किसी भी क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है, ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में आज के समय में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह उस समय पे 1939 में इस खोज के लिए जो उन्होंने 1939 में किया था, 1939 में पाल मूलर साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसके नोबेल प्राइज से? चिकित्सा विज्ञान के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसका खूब प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय तो हमने इसका इतना जम के प्रयोग किया, क्योंकि जो हमारा मलेरिया का मच्छर था, ठीक है, कौन सा? मलेरिया का मच्छर था, वह इससे नष्ट हो जाता था। वह टाइफस वाहक जो जुए थे, मलेरिया का मच्छर और टाइफस वाहक जो जुए थे, दोनों इससे क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे। इसलिए इसका हमने जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जमकर प्रयोग किया। लेकिन जो इसका जो टॉक्सिकपन है, जो इसका विषैलापन है, वह वसा के साथ जाकर के एकत्रित हो जाता है और यह खत्म नहीं होता, धीरे धीरे स्टोर होता रहता है। जंतुओं में जो वसा पाई है, तो उसी के साथ जाकर ये स्टोर होता रहता है। धीरे धीरे ज्यादा स्टोर हो गया तो यह उस जंतु के विलुप्त का कारण भी हो सकता है, ठीक है। जैसे गिद्ध वगैरह का हम लोग कहते हैं कि विलुप्त जो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उसके विलुप्त का कारण जो क्या है? यही डीडीटी है। इसीलिए संयुक्त राज्य ने 1973 में इस पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। डीडीटी पर 1973 में बैन लगा दिया। तो इस प्रकार से आपने जो है इन 6 पॉली हैलोजन यौगिकों का अध्ययन किया, जो आपके कृषि के क्षेत्र में तथा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। कौन कौन से थे भैया? वह थे डाइक्लोरोमेथेन थे, ठीक है, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन थे, फिर ट्राइआइडोफॉर्म था, ठीक है, ट्राइआइडोमेथेन थे। इसके बाद आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड था, फिर फ्रेयान था और लास्ट आपने पढ़ा डीडीटी, ठीक है। तो यह जो 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिए गए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इसका प्रयोग और जो है जनरल फार्मूला या जो इसका जो है संरचना सूत्र समझ में आ गया होगा। डीडीटी का कई बार एग्जाम में बोर्ड में पहले जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका होता है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, टी फॉर ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पैरा डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरोएथेन। बात समझ में आई? 1 और 2 कार्बन, तो इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, ये दोनों फेनिल ग्रुप, ठीक है, और ट्राइक्लोरो 1-2 कार्बन, ये एथेन हो गए। यह इसका जो है नाम हो गया, तो पूरा यह इसकी संरचना हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर, मतलब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, वैसे तो आपके रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर है यह हाइलो एल्केन व हाइलोएरिन, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी भाई को यह चीज समझ में नहीं आई है
तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, सारे वीडियो को 10 पार्ट में ये बना हुआ है, 10 पार्ट एक साथ देखें, एक सीक्वेंस में देखें, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जैसा भी आपको समझ में आता है या कम समझ में आता है, जो भी होता है, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, ठीक है, जिससे हम जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे पढ़ाने की शैली है, उसमें कुछ सुधार कर सके। हम आपसे वादा किए हैं कि इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी पढ़ाई की चीजें आपको समझ में आएंगी। और यदि आपको समझ में आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।